दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो खून के रिश्ते से बहुत बड़ा हो जाता है। बचपन की जो दोस्ती होती है, जब आप 12th क्लास तक होते हैं, मस्ती मजाक में आपका बचपन गुजरता है। दोस्तों के साथ आप तरह तरह के मजाक करते हैं। आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ बहुत अजीबो गरीब से मजाक किए होंगे और उसके बाद उसका बहुत मजाक भी उड़ाया होगा, बहुत फन भी किया होगा। लेकिन कभी कभी बचपन में दोस्तों के साथ किया गया मजाक बहुत भारी पड़ सकता है और वो आपके लिए जिंदगी भर का लेसन बन सकता है, जैसा हमारे आज के इंसिडेंट में हुआ। हमारा आज का जो इंसिडेंट है वो हमारे साथ शेयर किया है यूसुफ ने, और ये है कोटा राजस्थान से। बात है 1997 की, जब यूसुफ कोटा की जो लोको कॉलोनी होती है, रेलवे कॉलोनी में जो लोको कॉलोनी होती है, उस लोको कॉलोनी के अंदर एक स्कूल था। अपने दोस्तों के साथ 10th क्लास में पढ़ते थे, जिनका नाम था प्रिया, नेहा, धवल, वैभव और बिलाल। ये सभी के सभी लोग एक ही क्लास के अंदर थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सरकारी स्कूल्स में गर्ल्स और बॉयज का सेक्शन अलग अलग होता है, तो इनका जो सेक्शन था वो भी अलग अलग था। इनमें जो प्रिया थी वो बहुत ज्यादा चंचल थी, बहुत मस्ती मजाक करने वाली थी। पढ़ाई में तो होशियार थी, लेकिन थी बहुत शरारती वो, और कहीं ना कहीं इन दोस्तों के साथ वो शरारत किया करती थी। तो उस टाइम जो इनका स्कूल था उसमें टोटल 8 पीरियड हुआ करते थे और अभी तक 7 पीरियड खत्म हो चुके थे। 8वां पीरियड शुरू हो गया था, लेकिन टीचर जो थे उनको किसी वजह से आने में टाइम लग गया था। एक्चुअली नेक्स्ट डे, मतलब अगले ही दिन से स्कूल की सर्दी की छुट्टियां शुरू होने लगी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पर। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया था कि अगले 7 दिन तक स्कूल बंद रहने वाला है। तो शायद उसी वजह से टीचर्स वगैरह कुछ बातचीत कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। जब 5-10 मिनट तक टीचर्स नहीं आए तो प्रिया जो है वो नेहा से बोलती कि चलो वॉशरूम होकर आते हैं। अच्छा ठीक है। अब इनका जो क्लासरूम था वो 2nd फ्लोर पर था, ठीक है, 2 मंजिल का स्कूल था, ऊपर छत थी। और जब ये लोग वहां से निकले तो नीचे 1st फ्लोर पर जो था इनके बाकी जो दोस्त थे, वैभव, बिलाल, उनका क्लासरूम था। तो जैसे वो सीढ़ी से उतरे तो कुछ एडजस्टमेंट ऐसा था कि उतरते हुए वैभव को नेहा और प्रिया दिख गया। तो उन्होंने उसे इशारा किया। इनकी क्लास में टीचर नहीं थी, ये दोनों निकल के बाहर आ गए और बाहर आकर उन्होंने बताया कि भाई वैसे वॉशरूम जा रहे हैं। तो ये लोग भी इनके साथ साथ चले गए। स्कूल का दोस्त तो है, ग्रुप है पूरा, तो चल लेते हैं आगे तक बातचीत करते करते। अब जिनका वॉशरूम था वो स्कूल के बिल्कुल कोने के अंदर था। तो जब ये गए, वैभव और बिलाल तो पीछे रुक गए और नेहा प्रिया के साथ चली गई। अच्छा, चलते रास्ते में इन लोगों ने आंखों में एक प्लान बना लिया था, और इस प्लान के चलते जैसे ही प्रिया वॉशरूम के अंदर गई, नेहा बाहर से कुंडी लगा के वापस आ गई और तीनों दोस्त हंसने लगे। बस चलो इसको बंद रहने दे, बहुत मजाक करते हैं अपने साथ ही, आज इसको बंद रहने दे। पीरियड खत्म होने के बाद जब छुट्टी, जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो जैसा ही हुआ, ये लोग अपने अपने क्लासरूम में चले गए और क्लासरूम में जाने के 15 मिनट के आसपास टीचर्स आए और आकर उन्हें अनाउंस कर दिया कि भाई आज से छुट्टी है, ये पीरियड भी नहीं होगा। अब आप समझते हैं उस टाइम पर जब आप स्कूल में हैं और एकदम से आपकी छुट्टी हो गई है आधा 1 घंटे पहले ही, तो खुशी का क्या मंजर होता है, खुशी का क्या अनुभव होता है। इस चक्कर में लोग भूल ही गए कि इन लोगों ने प्रिया को बाथरूम में बंद कर दिया था। इन लोगों को लगा था कि छुट्टी के टाइम पर ये प्रिया को बाथरूम से बाहर निकाल देंगे, लेकिन इनमें से किसी को ध्यान ही नहीं रहा और शायद यही हो गई इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। और आज भी जब वो इस इंसिडेंट को याद करते हैं तो वो घबरा जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारे आज की इस कहानी के अंदर जो हमारे साथ शेयर किया यूसुफ ने। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो के बाद ये सब तो निकल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे तो स्कूल में और लोग भी तो थे, टीचर्स वगैरह। तो टीचर्स का जो वॉशरूम वगैरह था वो आगे की तरफ था, स्टूडेंट्स का वॉशरूम जो था वो पीछे की तरफ था, और इस तरह से सारा स्कूल छुट्टी की वजह से खाली हो गया। जैसा मैंने आपको बताया, अगले दिन से इनकी सर्दी की छुट्टियां पड़ने वाली थी, और ये बात है 1997 की, जब मोबाइल्स इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, होते थे लेकिन बहुत मुश्किल था, बहुत कॉस्टली हुआ करते थे, उनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और रेलवे कॉलोनीज के अंदर इंटरकॉम लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। तो जो लोग भी इस चीज को जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि इस एरा के अंदर मोस्टली लैंडलाइन फोन यूज होते थे, और रेलवे वालों के लिए आपस में जो क्वार्टर्स होती है वहाँ पे फोन कनेक्टेड होते थे, आप फ्री वहाँ पर कॉल कर सकते थे। अगर आपने भी वो टाइम एक्सपीरियंस किया तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। चलिए, तो इसके बाद जो बिलाल था उसे 2 दिन के बाद कुछ काम पड़ता है प्रिया से, नोट्स को लेकर या क्लास नोट्स, मतलब क्लास नोटबुक को लेकर। जैसे उसे प्रिया का काम याद आता तो उसे याद आता है उस दिन प्रिया को तुमने बाथरूम में बंद कर दिया था, उसे किसी ने बाहर निकाला है नहीं। वो ये सोचकर सीधा वैभव के घर पर पहुंचता है और उससे बोलता है कि यार भाई, आपने उसको बंद किया, तूने उसको बाहर निकाला? बोलता है मैंने तो नहीं निकाला। ये बात सुनकर उन दोनों का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। फिर बोला चल एक काम कर, हम लोग नेहा से पूछते हैं।
तो नेहा के घर पे कॉल लगाते हैं और नेहा के घर पे कॉल लाकर वो नेहा से पूछते कि यार उस दिन अपन ने उसको बंद किया था, तूने उसको बाहर निकाला क्या? बोलते नहीं यार मैंने तो बाहर नहीं निकाला। पर तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? किसी ने उसने आवाज लगा दी होगी, बाईजी वगैरह ने उसको बाहर निकाल दिया होगा। उसकी बात सुनकर इन दोनों को भी राहत मिली कि हाँ यार ये बात तो सही है, किसी ने उसको बाहर निकाल दिया होगा, हम लोग भूल गए, चल कोई ना, सही है। अच्छा, यहाँ पर जो प्रिया थी उसके घर पे ऐसा फोन वगैरह की सुविधा नहीं थी, है ना, क्योंकि वो रेलवे कॉलोनी के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, बट उसके फादर थे रेलवे में वर्क नहीं करते थे, तो इनके घर पे ऐसे कोई इंटरकॉम की सुविधा नहीं थी। अगले दिन नेहा जब कोचिंग जाकर वापस आई तो उसकी मम्मी उसके आते ही बोलती है, तुझे पता है क्या हुआ? तो बोलती मम्मी क्या हुआ? वो कहती है कि जो सुनीता आंटी की बेटी थी ना प्रिया, उसकी मौत हो गई है। इतना सुनते ही नेहा गलत करा, मम्मी कैसे? तो उसकी मम्मी बताती है कि उसकी लाश तुम्हारे स्कूल के बाथरूम के अंदर मिली है। अब ये बात सुनते ही निशा की हालत खराब होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी मम्मी समझती है कि भाई वो उसकी दोस्त थी इसलिए वो रो रही है, और फटाफट से घर के अंदर जाती है, फोन करके अपने बाकी दोस्तों को बुलाती है। ये सारे के सारे दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं और जब इन सबको ये बात पता चलती है कि प्रिया की डेथ हो चुकी है, ये सब लोग एक तो बुरी तरह से घबराने लग जाते हैं और दूसरा इन सब का रो रो कर बुरा हाल था। ये सब होने के बाद वैभव सबको समझाता है कि देखो जो भी हुआ वो हुआ, चाहे हमारी गलती से हुआ हो, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों ने उसे वॉशरूम के अंदर बंद किया था। इसके बाद बिना देर के सब लोग प्रिया के घर की तरफ जाते हैं। वहां जाकर देखते तो वहां कोहराम मचा हुआ था, रोना पीटना हो रखा था और घर के आंगन के बीच में प्रिया की बॉडी रखी गई थी। उसे ले जाने के लिए उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चली रही थी, तभी इसके दोस्तों को देखकर उसकी मम्मी और तेज रोने लगती है। बाकी सब में किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन नेहा हिम्मत करके प्रिया की बॉडी के पास जाती है उसे आखिरी बार देखने, और जैसे ही वो उसके चेहरे पर से कफन हटाती है, उसके मुंह से चीख निकलते उसके घर वाले सब वहां पर आते हैं, प्रिया के और रिश्तेदार उसको समझाते हैं। उनके वो जो चीखी थी वो इतनी तेज चीखी थी, उसके चीखने का एक बहुत बड़ा मेजर कारण था। खैर उस टाइम पर वो रोने लगी बहुत तेज चीख कर। उसके बाद सारे दोस्तों ने उसे संभाला। जब उसका अंतिम संस्कार हो गया, सारे दोस्त इकट्ठा हुए वापस से, तो यहाँ पर वैभव ने नेहा से पूछा कि यार तू उस टाइम चिल्लाई क्यों थी? तो उसने बताया कि प्रिया की जो बॉडी थी उसके सिर के आधे बाल शेव थे और उसके सिर के ऊपर यहाँ पर निशान था, उसका सिर फटा हुआ था, जैसे किसी भारी चीज से किसी ने उसको मारा हो। उसका पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था। उसकी बात सुनकर सभी लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं कि यार ऐसा कैसा हो सकता है। ये लोग तो यही सोच रहे थे कि शायद बाथरूम में बंद होने की वजह से प्रिया की डेथ हुई है। अगले दिन ये सब लोग वापस से प्रिया के घर जाते हैं और वहां उसके किसी रिश्तेदार से पूछते हैं कि अंकल आखिर प्रिया की मौत कैसे हुई? उन लोगों ने बताया कि प्रिया जो है वो इनके स्कूल के वॉशरूम के अंदर इनको मिली थी, उसकी लाश जो मिली थी, और जब उसका हॉस्पिटल लेकर गए पोस्टमार्टम वगैरह और पुलिस वगैरह आई तो वहां पे जाके उनको पता लगा कि उसके सिर के ऊपर किसी ने किसी लोहे की भारी चीज से वार किया है और उस वजह से प्रिया की डेथ हुई है। उन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दी और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सब सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां ये सोच रहे थे कि प्रिया की डेथ बाथरूम में दम घुटने की वजह से हुई होगी, आज इनके सामने एक नई सच्चाई आ रही है कि प्रिया की मौत अपने आप नहीं हुई है, उसे किसी ने मारा है। लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर किसी ने उसे क्यों मारा। इन सब सवालों के जवाब इनके पास भी नहीं थे। खैर इन सब का बहुत डिस्कशन हुआ और फाइनल कंक्लूजन यही था कि अगर इनसे कोई पूछताछ होती है तो इन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताना है कि उस दिन वॉशरूम में इन लोगों में से किसी ने प्रिया को बंद किया था। पुलिस तो शायद इनके पास बाद में पहुंचती, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही इनके पास पहुंच चुका था कोई और। अगले दिन सब एक बार फिर से मिलने का प्लान करते हैं वैभव के घर पर और एक एक करके सभी दोस्त वैभव के घर पहुंचते हैं, लेकिन एक जना नहीं पहुंचता, वो थी नेहा। सभी लोग नेहा का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो क्यों नहीं आई। तभी वैभव के घर पे उसके एक और कॉमन फ्रेंड पिंटू का फोन आता है। पिंटू नेहा का पड़ोसी था। जैसे वैभव फोन उठाता है, पिंटू उसे जो न्यूज देता है उसका फोन उसके हाथ से छूट जाता है। पिंटू से बताता है कि उसकी फ्रेंड नेहा की मौत हो गई है, वो छत से गिर गई है। न्यूज सुनते हुए थर कांप रहा था, फोन उसके हाथ से नीचे गिर चुका था। जैसे उसके हाथ से फोन नीचे गिरा, सब दोस्त भागते और उससे पूछते कि क्या हुआ। तब उन्हें सबको बताया कि नेहा की मौत हो चुकी है, वो छत से गिरकर मर गई है। सारे के सारे दोस्तों की हालत खराब हो गई। रोना उन्हें सूझ नहीं था क्योंकि उन्हें लग रहा था डर। उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि नेहा को किसने मारा है। वो तीनों की आंखों में समझ चुके थे कि हो ना हो
अपना बदला लेने प्रिया वापस आई है और उसी ने नेहा को मारा है। इन सब लोगों को अब डर लग रहा था कि आगे क्या होगा और इन सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की चिंता लगी हुई थी कि इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। बिलाल, वैभव और धवल, इनके चेहरों के ऊपर असमंजस की स्थिति साफ थी। इनको ये समझ में नहीं रहा था कि अब आगे करना क्या है, क्या करें क्या नहीं करें। तभी वैभव उनसे कहता है कि चलो हम लोग नेहा के घर चलते हैं, देखते हैं, हमें पहुंचना तो वहां पड़ेगा। तीनों के तीनों दोस्त तैयार होते हैं कि हमें वहां चलना चाहिए और ये तीनों के तीनों नेहा के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर ये देखते हैं तो पुलिस वहां पर आई हुई थी। घर के अंदर कोहराम मचा हुआ था और क्योंकि शाम हो चुकी थी उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता था और क्योंकि छत से गिरकर डेथ होने का केस था तो पुलिस उसकी बॉडी को मॉर्चरी लेकर गई थी पोस्टमार्टम के लिए। इन तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी अकेले सोने की, इसलिए सब लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग सब धवल के घर पर सोएंगे और उन लोगों ने अपने पेरेंट्स से भी परमिशन ले ली थी। पेरेंट्स को पता लग गया था कि पिछले 2-3 दिन में इनकी 2 फ्रेंड्स की डेथ हो गई, तो तीनों दोस्त बहुत ही अजीब सा फील कर रहे होंगे, तो उन्होंने उनको परमिशन दे दी क्योंकि सब आपस में एक दूसरे को जानते थे। वो रात ये तीनों साथ तो थे लेकिन ये सब अपनी अपनी उलझन और अपने अपने दुनिया में खोए हुए थे। उस कमरे के अंदर एक अजीब सी शांति थी। इस कमरे में एक खिड़की थी जो पीछे की तरफ के मकानों की तरफ खुलती थी और तभी थोड़ी देर के बाद इनको एक हंसी की आवाज आती है। एक ऐसी हंसी जिससे लोग अनजान नहीं थे। ये हंसी की आवाज किसी और की नहीं, प्रिया की थी और ये आवाज सुनते ही तीनों के कान खड़े हो जाते हैं। जब इन्होंने अपनी नजरें आवाज की उस हंसी की उस सोर्स की तरफ घुमाई तो उन्होंने देखा कि उसकी खिड़की के पीछे जो मकान था उसकी छत के ऊपर ना सिर्फ प्रिया बल्कि नेहा भी खड़ी हुई है। दोनों के चेहरे बिल्कुल सफेद हैं और दोनों के चेहरे पर एक लाइफलेस हंसी है। इन तीनों को विश्वास नहीं होता कि जो देख रहे हैं वो सच है या नहीं, लेकिन उनकी हंसी जो थी उस हंसी ने एक तरह से इन लोगों को अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया था और ये चाहकर भी अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे थे। ये कुछ कर पाते उससे पहले इनकी आंखों के सामने एक और मंजर आया जिसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो दोनों तो वहां खड़ी हुई थी लेकिन तभी उन्हें प्रिया के पीछे से एक काली सी परछाई आती हुई दिखाई देती है और वो परछाई अपने हाथ के अंदर कुछ लोहे की सी चीज ली हुई थी और वो उठाकर सीधा प्रिया के सर पर मारते और वो यूं की यूं गिर जाती है। उसको देखकर इन तीनों की हालत टाइट हो गई और तभी अचानक से प्रिया वापस से उठती है, उस चीज को उस परछाई के हाथ से लेते हुए सीधा उसे नेहा के सिर पे मार देती है। इन तीनों को समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। ऐसा लगता है इनके सामने कोई मूवी चल रही है और फिर अचानक से वो सबके सब गायब हो जाते हैं। जैसे सब गायब होते हैं सब वापस से होश में आते हैं और एक दूसरे डिस्कस करते हैं उन्होंने क्या देखा। तीनों ने एग्जैक्टली सेम चीज देखी थी लेकिन अब भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये सब बात वो अपने घर वालों को बताए। तीनों के तीनों दोस्त पूरी रात भर एक जगह बैठे रहे और जैसे तैसे उन्होंने वो रात गुजारी। सुबह उठते ही सब लोग धवल के घर से सीधा नेहा के घर की तरफ भागते हैं जहां उसका अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। उसका अंतिम संस्कार होने के बाद इन लोगों ने जब इनके घर वालों से पता किया तो पता लगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी और उसके बारे में सुनते ही इनके सामने वापस से वही फ्लैशबैक की फॉर्म में चलने लगा जो उन्होंने रात को देखा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बताया है कि नेहा की जो डेथ हुई वो सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। शायद वो जब छत से नीचे गिरी तो उसका सिर सीधा जमीन से टकराया और उसकी वजह से उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उसी की वजह से उसकी डेथ हुई है। ये सुनकर इन सब की हालत और ज्यादा खराब हो गई क्योंकि पुलिस को क्या लग रहा था और दूसरे लोगों को क्या, वो इन्हें अच्छी तरह से पता था कि आखिर में नेहा की मौत का असली कारण क्या है। ये सब लोग वहां से डरते हुए अपने घर पर पहुंचे और अब इन सब लोगों को सिर्फ एक ही चिंता सता रही थी। कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस में वो फीलिंग आ चुकी थी कि अब अगला नंबर इन तीनों में से ही किसी एक का है। ये अपने अपने घर पहुंचते हैं और उस रात इन तीनों में से कोई भी नहीं सोता क्योंकि इनके दिमाग में वही सीन चल रहा था जो उन्होंने एक रात पहले धवल के घर पे देखा था। डरते डरते घबराते घबराते 1-2 दिन और गुजरते हैं और इनकी स्कूल की छुट्टियां खत्म होती है। प्रिया और नेहा की मौत की खबर पूरे स्कूल में पहुंच चुकी थी और जब ये लोग स्कूल पहुंचे तो वहां पर एक अलग से ही शांति थी। उन लोगों के लिए स्कूल में से मौन होता है 2 मिनट का, वो मौन रखा गया और उसके बाद सारे बच्चे बहुत दुखी थे क्योंकि आप समझ सकते हैं जब स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट बनता है यहाँ पर लोगों को ये था कि एक लड़की की डेथ तो स्कूल के अंदर ही हुई है और पूरे स्कूल में खबर फैल चुकी थी कि उसकी मौत, इन दोनों की मौत बड़ी ही अजीब तरीके से हुई है। बिलाल और वैभव भी अपनी क्लास के अंदर ही बैठे हुए थे, चुपचाप दोनों बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तभी एकदम से बिलाल का हाथ वैभव के हाथ को टच करता है। जब हाथ टच हुआ तो लगा कि वैभव का हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो रखा है। उसने वैभव का हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि भाई तेरा हाथ इतना ठंडा कैसे हो रखा है, तू ठीक तो है?
लेकिन उधर से वैभव कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। वो फिर से एक बार वैभव को हिलाता है, एकदम से उसका गर्दन घुमाता है और एक लड़की की आवाज में बोलता है, और ये आवाज किसी और की नहीं, प्रिया की थी। वो कहती है, तुमने बंद किया था ना मुझे, तुम्हारी वजह से उसने मुझे मारा है। तुम्हें पता है मैं कितना चिल्लाई थी, मुझे कितना दर्द हुआ था। उसकी बात सुनकर बिलाल एकदम से घबरा जाता है और भागता है क्लास से बाहर। उसको क्लास से बाहर देखते हुए बच्चे अचानक सोचते कि इसको क्या हुआ। कि जो भी बात हुई ये सिर्फ बिलाल और वैभव के बीच में हुई, किसी और बच्चे ने सब सुना नहीं था। लेकिन जैसे ही बिलाल बाहर भागा, उसके पीछे पीछे वैभव भी जाने लगा और बिलाल को समझ में आता, वो भागते भागते स्कूल की छत के ऊपर चला गया। इधर जो बाकी बच्चे थे वो घबरा गए थे और भागते अपने टीचर्स के पास जाते और बोलते कि सर वो वैभव जो है ना बिलाल के पीछे पड़ गया है। उधर वैभव भी बिलाल के पीछे पीछे छत पर पहुंच चुका था और इस पर बिलाल की हालत वैभव को देखकर खराब हो चुकी थी। वो छत पर जो वैभव चल के उसकी तरफ आ रहा था उसको साफ साफ देख पा रहा, उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी। वो समझ गया था कि वैभव की बॉडी के अंदर कोई और नहीं प्रिया है। वो बार बार वैभव को अपने होश में आने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी वैसे वो पीछे चलते जा रहा था और वैभव उसकी तरफ बढ़ता रहा। तभी अचानक से बिलाल नीचे गिरता है, क्योंकि इस तरह से उसको चलाते चलाते वैभव उसे स्कूल के उस कोने पर लेकर आ गया था जहां पर बाउंड्री वॉल नहीं थी। लेकिन बिलाल की किस्मत शायद अच्छी थी। वो जब नीचे गिरता है तो वो गिरता है एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर जिसके अंदर हरा चारा भरा हुआ था। उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं आती है और तब तक स्कूल के बच्चे और टीचर ऊपर पहुंच चुके होते हैं और वो वैभव को पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि वैभव को क्या हो रहा है और तभी उनके हाथों में ही वैभव बेहोश हो जाता है। उधर बाकी बच्चे ट्रॉली के पास पहुंचकर बिलाल को उतारते हैं। बिलाल बुरी तरह घबरा जाता है और वहां से सीधा वो अपने घर पर भागता है। अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को लेकर वैभव के घर जाता है और उन सबको सारी बात बताता है कि तब से लेकर आज तक क्या क्या हुआ। वैभव के पेरेंट्स तुरंत स्कूल जाते हैं, उसे वैभव को घर पर लेकर आते हैं बेहोशी की हालत में ही। और इधर बिलाल के जो पेरेंट्स थे वो उसे एक मौलवी के पास लेकर जाते हैं। जब बिलाल उन्हें सारी बात बताता है तो मौलवी जी उनसे कहते हैं कि तुम लोग का अंदेशा बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों को मारे बिना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मौलवी जी ने ये भी बताया कि उसकी जो आत्मा है वो इन लोगों से नाराज है, उसकी जो रूह है वो भटक रही है और वो इसलिए क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मतलब इसके ज्यादा वो और बातें नहीं बता पाए क्योंकि वो इन सब चीज़ों के अंदर इतने पारंगत नहीं थे। बेसिक चीज़ उन्होंने बता दी थी पर उन्होंने कहा था कि वो इस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते हैं। वो लोग वहां से निकले और सीधा वैभव के घर पर पहुंचे और जो मौलवी जी ने बात बताई वो सारी बात उन लोगों ने बताई। एक और चीज़ बिलाल ने अपने घर वालों को ये बताया था कि किस तरह से उस दिन धवल के घर पर उन लोगों ने वो परछाई देखी थी। जब वैभव के पेरेंट्स को सब पता लगा तो उनके जानकार एक बहुत पहुंचे हुए पंडित जी थे, ये सब लोग उनके पास पहुंचते हैं। इन पंडित जी को भी सारी बात बताते तो वो भी कहते हैं कि भाई ये उनके बस की बात नहीं, लेकिन वो एक तांत्रिक को जानते हैं जो इस मामले में उनकी हेल्प कर सकता है। उनका एड्रेस लेकर ये सब लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद जब इनको सारी बात बताई जाती है तो जो तांत्रिक थे उनसे कहते हैं कि प्रिया की जो मौत हुई है वो अपने आप नहीं हुई है, वहां पर कोई आत्मा कैद थी जिसने उसको मारा है। उन्होंने बताया कि जो भी कुछ था वो उस जगह पर बहुत सालों से कैद है और वो बहुत शक्तिशाली है और अब उसने प्रिया और नेहा की आत्मा को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ है और वैभव के शरीर में जो प्रिया की आत्मा है वो उसी के कंट्रोल के द्वारा है और बहुत खतरनाक है। तो ये बात सुनकर वैभव की मम्मी और ज्यादा घबराने लग जाती है और बोलती कि आप कुछ इलाज कीजिए। यहाँ पर जो तांत्रिक थे वो भी इनकी मदद करना चाहते थे कि उन्हें साफ साफ दिख गया था कि अगर उन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया तो वो इन दोनों की भी जान लेकर रहेगी। काफी सोचने समझने के बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने अपने गुरु से बात की और उनके गुरुजी जो एज में बहुत बूढ़े हो चुके थे उन्होंने जब समस्या सुनी तो सुनकर उनको बताया कि तुमको इस तरह से ये विधि अपनाकर पूजा करनी होगी। उन्होंने वही विधि अपनाई, वो अपनाकर पूजा की और जैसे तैसे करके वैभव और बिलाल को उन्होंने उस आत्मा से मुक्त करवाया। काफी सोचने के बाद वो जो तांत्रिक थे वो अपने गुरुजी से मिलने जाते हैं और उनसे मिलने के बाद उनके जो गुरुजी हैं वो उनको एक विधि बताते हैं जिसके द्वारा वो वैभव और बिलाल को इनसे मुक्त करवा सकते थे। वो वापस आते हैं, वापस आकर वो उनसे कहते हैं कि भाई 2 दिन के बाद हम इनके स्कूल के अंदर ही रात के समय पर पूजा करेंगे। इन दोनों को उनसे बचा के रखने के लिए उन्होंने बिलाल और वैभव दोनों के हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया था और 2 दिन बाद रात को स्कूल के अंदर पूजा रखी जाती है जहाँ पर सभी टीचर्स भी आते हैं और उसी के साथ साथ नेहा और प्रिया के पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। पूजा शुरू होते ही वैभव को एक गोले के अंदर बिठाया जाता है और जैसे ही पूजा शुरू होती है वैभव वहां पर जैसे पूजा शुरू हुई थोड़ी देर के बाद वो एकदम से उस गोले के अंदर बेहोश हो गया था और कुछ देर के बाद बेहोश पड़ा हुआ वैभव धीरे धीरे हंसने लगता है। अचानक से उठकर वो बैठ जाता है और चारों तरफ देखकर आसपास की मिट्टी को डालने लगता है। उसे देखकर धवल उसको
कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो तांत्रिक उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारे स्पर्श से वो बाहर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, दूर हटो। उनकी बात सुनकर धवल वापस से पीछे हो जाता है और अब सब शांत होकर वहां जो खेल चल रहा था वो देख रहे थे। वैभव बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, कभी वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, कभी वो बहुत जोर से हंस रहा था, कभी रो रहा था, कभी डर के घबरा रहा था और कभी पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। वैभव को बहुत देर देखने के बाद तांत्रिक ने कहा, बोल कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है। तब अचानक से वैभव आवाज बदल कर बोलता है, मैं कौन हूँ ये तू बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है। बेताल हूँ बेताल, मैंने उन दोनों की आत्मा को तो अपने कब्जे में कर लिया है और अब मैं इस लड़के की आत्मा को भी अपने कब्जे में कर लूंगा। ये बात सुनकर आसपास के सब लोगों की हालत टाइट हो जाती है। यहाँ पर वो तांत्रिक को समझाता है, इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो उसने बताया, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, मैं बस अपनी जगह पर रहता हूँ। उस दिन ये लड़की वहाँ पर फंसी और मैंने इसकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया और जब मैंने इससे बात की तो मुझे पता लगा कि इसके दोस्तों ने इसके साथ मजाक किया था और वो इस चीज़ का बदला इनसे लेना चाहती थी। मुझे क्या, मुझे तो और आत्माएं मिल रही थी। उन दोनों की आत्मा को तो मैं ले जा चुका हूँ, इसको भी नहीं छूऊंगा। उसके बाद सुनकर वो जो तांत्रिक थे वो समझ चुके थे कि वो समझाने में कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो आंख बंद करते और अपनी पूजा करना शुरू करते और उसके कुछ मिनट्स के बाद ही अचानक से वैभव अपनी असली आवाज में चलने लगता है, मम्मी मम्मी मुझे बचाओ, ये लोग मुझे जला रहे हैं, ये लोग मुझे जला रहे हैं। उसकी मम्मी अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, इमोशनल रहती है, वो उठकर आने लगती है। तभी तांत्रिक के जो शिष्य होते हैं वो उनको इशारा करते कि बैठ जाओ और वहाँ वो जो तांत्रिक थे वो ध्यान लाकर अपनी पूजा करने में लगे हुए थे। वैभव कभी अपनी आवाज में, कभी पिया, कभी नेहा और कभी उस एंटिटी की आवाज में चिल्ला रहा था। और तभी सब लोगों ने अचानक से देखा कि स्कूल के अंदर वो जो तांत्रिक था उसके गुरुजी भी आ गए थे। उन तांत्रिक ने कैसे करके अपने गुरुजी से कांटेक्ट किया था और वो भी उसके साथ आकर उस पूजा के अंदर बैठ गए। लेकिन वो जो बेताल था वो इतना शक्तिशाली था कि इन दोनों मिलकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। करीबन 1 घंटे तक ये सारा खेल चलता रहा और बीच बीच में बार बार वैभव के शरीर से वो एंटिटी बोल रही थी, कितनी पूजा करोगे तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन यहाँ इन दोनों ने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बच्चे की जान नहीं जाने देंगे। इधर उसने वैभव को तकलीफ देना शुरू कर दिया था। वो वैभव के शरीर को अजीब अजीब तरीके से मोड़े जा रहा था, बार बार वो पागल की तरह बर्ताव कर रहा था और अब चीजें वैभव के पिता के कंट्रोल से बाहर हो गई थी। वो उठकर अपने बच्चे को बचाने जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे तो मेरा बेटा मर जाएगा। तभी वो तांत्रिक उनसे कहते हैं कि जहाँ है वहीं पे शांत बैठ जाइए, अगर आपका बेटा इस गोले से बाहर आ गया तो उसके बचने की जो भी संभावना है वो भी खत्म हो जाएगी। चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाता और यहाँ पर इन दोनों तांत्रिकों को समझ में नहीं आता कि आखिर इतना शक्तिशाली ये कैसे है कि यहाँ से जा नहीं पा रहा है। तभी अचानक से बूढ़े बाबा अपने शिष्यों को बोलते हैं, यहाँ से सब लोगों को लेकर जाओ और उस बाथरूम में आग लगा दो। अब जैसे ये बात उन्होंने बोली, वो जो वैभव खेरे में बैठा था फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया। जहाँ तक वो अब तक गुस्से में था, बहुत बुरे गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इस लड़के को यहीं कहीं खत्म कर दूंगा। दोनों तांत्रिक जानते थे कि ये सिर्फ उसकी एक गीदड़ भभकी है। वो गुरुजी ने अपने शिष्यों को इशारा किया कि अब वो कंफर्म हो चुके थे कि उन्होंने जो ट्रिक अपनाई वो बिल्कुल सही है। हो ना हो इस एनर्जी का सोर्स उस वॉशरूम के अंदर कहीं छुपा हुआ है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि पूरे वॉशरूम को खोद कर उसके अंदर मिट्टी का तेल डालकर पूरी चीजों को जला देना। करीबन 10-20 लीटर के से भी ज्यादा मिट्टी का तेल अरेंज किया गया फटाफट से और फिर उस वॉशरूम को आग लगा दी गई और 2-3 घंटे तक उसमें आग जलती रही। और उन 2-3 घंटों तक उस गोले के अंदर बैठे वैभव के अंदर भी आग जल रही थी। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो आग उसी को जला रही हो और 2-3 घंटे के बाद वो बच्चा बेहोश हो जाता है। वो दोनों तांत्रिक उठकर खुद जाते हैं, वैभव को संभालते हैं, उसके हाथ में एक और रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसके बाद वैभव उठता है, उसको देखकर वो कहते कि अपने पेरेंट्स को देते हुए कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करें। इसके बाद वो दोनों उस वॉशरूम वाली जगह पर जाते हैं, वहाँ पर वो पूजा करके एक नारियल रखते हैं और उसके बाद गाँव वालों से कहते हैं कि यहाँ पर इसको पूरा चुनवा के बंद करवा दो ताकि दोबारा कोई यहाँ पर नहीं आ पाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शक्ति कुछ समय के लिए खत्म हुई हो, अगर दोबारा किसी इंसान के पैर यहाँ पर पड़े तो ये जागृत हो सकती है। उसके बाद जाकर सब कुछ नॉर्मल हुआ। आज भी वो स्कूल चल रहा है, कोटा में ही है। कहाँ है ये तो मैं नहीं बता सकता, मुझे तो पता है लेकिन मुझे मना किया गया जिन्होंने स्टोरी शेयर की। और ये चीज़ का मैं बहुत स्पेशली ध्यान रखता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं बताना है तो नहीं बताना है। बट हाँ, जिन लोगों ने ये स्टोरी शेयर की और जिनके आसपास के एरिया की स्टोरी, उन सभी लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता होगा। आज भी उस जगह को वैसे ही सील किया गया, बंद किया गया, कोई भी वहाँ पर भटकता नहीं है। और इस तरह से इन दोस्तों का एक मजाक इन सबके ऊपर भारी पड़ा। ना सिर्फ भारी पड़ा, 2 दोस्तों को जान गंवानी पड़ी।
आज भी ये बाकी के बचे हुए दोस्त आपस में सारी बातें करते हैं, और जब इन्हें इसके बारे में मतलब जब भी कभी इस चीज़ की याद आती है, तो आज भी इनकी आत्मा सिहर जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि मजाक की भी एक लिमिट होती है। दोस्तों के साथ आप मजाक करें, मस्ती करें, पर ऐसे मजाक बिल्कुल ना करें कि उनकी जान पर बनाती है। मैंने देखा है कि कई लोग अपने दोस्तों के साथ बड़े अजीब से मजाक करते हैं। पहाड़ी पर घूमने गए, क्लिफ में को धक्का देकर शर्ट वापस खींचते हैं। कभी कभी मात्र 1 सेकंड लगता है, आपने धक्का दिया और शर्ट पकड़ में नहीं आई, तो आपके उस मजाक के चक्कर में आपके दोस्त की जान जा सकती है। उन्हें कई ऐसी जगह पर जाने का चैलेंज करते हैं जो हॉन्टेड होती है, जहाँ पर नेगेटिविटी होती है। बोलते हैं तेरे में दम है तो वह जाके दिखा। वो दोस्त जाता है, हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन अगर उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी चिपक गई तो आप अपने दोस्त को जिंदगी भर के लिए खो सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों से सिर्फ वो मजाक करें जिनके अंदर रिस्क ना हो। अगर बहुत ज़्यादा रिस्की मजाक आप कर रहे हैं तो ज़रूर सोच लेना कि आपको अपने दोस्त को खोना पड़ सकता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।